नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान को भारत की तरफ से सख्त चेतावनी दी गई है। डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने कहा है कि हमने अपना मिशन जो है वो पूरा किया है। अब जो लड़ाई होगी वो पहले जैसी नहीं होगी। हम अगले मिशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सेना ने यह भी कहा कि लाशें गिनना उनका काम नहीं है। कॉन्फ्रेंस में रामधारी सिंह दिनकर की कविता का भी इस्तेमाल किया गया। एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि विनय न मानत जलद जड़ गए, 3 दिन बीती राम सकोप, तब भय बिनु होए ना प्रीति। एक सख्त चेतावनी पाकिस्तान को दी गई है और आप देख रहे हैं किस तरीके से जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, यानी कि ये भी अब एक पूरा बैटलफील्ड इसको कहें, इसमें भी एक वॉर लाइक सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से प्रोपेगेंडा का जो एक महायुद्ध है वो छेड़ता है। उसको काउंटर करने के लिए इस बार जिस तरीके से एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, इतनी डिटेल्ड सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, और अब ये एक चेतावनी पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को, कि इस बार किसी भी तरह की हिमाकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी सेना ने जो हमारे डीजीएमओ उन्होंने क्या क्या कहा है, जरा आपको पहले वो सुनवाते हैं। चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो, हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं, और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है। हम लोग पिछली लड़ाई, अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। हम भी उस एडवांसमेंट्स के हिस्सा हैं, हमारे एडवर्सरीज भी हिस्सा हैं। सो इट इज अ कैट एंड माउस गेम एंड यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व टू बीट योर एडवर्सरी. So that is what is going to happen. So if you ask, was this different? Was this engagement different? Definitely it was different. And a lot of new aspects have come out, but we were prepared for it, we were trained for it, and we were equipped for it. That is the only aspect that I can share with you at this time. देखिएगा, पाकिस्तान की जो एयरफील्ड्स हैं वहाँ पर भारत ने नुकसान पहुँचाया है, उसकी कुछ तस्वीरें भी इस वक्त सामने आ रही हैं लगातार। और ये अगर जैसे डीजी एयर ऑपरेशंस भी कह रहे थे कि हर लड़ाई एक जैसी नहीं होती है, और शायद हर लड़ाई से एक सबक भी होता है। और ये जो सबक है, ये पिछली जब उरी और बालाकोट का भारत ने ऑपरेशन किया था, बालाकोट के एयर स्ट्राइक्स और उरी का सर्जिकल स्ट्राइक्स जब की गई थी, उसके बाद लगातार ये सवाल पूछे जा रहे थे कहाँ हैं, दिखाइए, फोटो क्यों नहीं है। और इस बार उन सब चीज़ों का भी पूरा बंदोबस्त भारतीय आर्म्ड फोर्सेस ने किया हुआ था। एक के बाद एक जैसे ही ये अटैक्स हुए, जो 9 प्रिसिशन स्ट्राइक हुई, सबसे पहले पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने हैं उसकी भी फुटेज जारी की गई, और साथ ही साथ किस तरीके से पाकिस्तान के एयर बेसिस पर नुकसान पहुंचाया गया भारत के द्वारा, उसका भी एक के बाद एक सैटेलाइट फुटेज और वीडियो फुटेज भी जारी किया गया है। आपको कुछ और रिएक्शन सुनवाते हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसिस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। तो मैं बस आपको रामचरितमानस की कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. भारतीय आर्म्ड फोर्सेस ने आज पाकिस्तान के उन बेस के वीडियो भी जारी किए हैं जिन पर सबसे ज्यादा भारत के जो काउंटर अटैक है, रिटेलिएशन है, उसके बाद तबाही मची है।
तो ये आप तस्वीरें जो हैं वो भी आपको दिखाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से भारत का जो रिटेलिएटरी अटैक था उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे पाकिस्तान के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। देखिए, हमारा कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, इस बार भारत ने उस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी पाकिस्तान को पटकनी दी है और लगातार ये चीज़ें जो हैं आप देख रहे हैं ये किस तरीके से ये जारी किया गया है वीडियो, जो पाकिस्तान के एयर बेसिस जो हैं ख़ास तौर से अगर बात करें तो नूर खान बेस बेस की और जितने भी और बाकी एयरबेस जहां पर भारत ने कुल मिलाकर 11 ऐसे उनके सैन्य ठिकाने हैं जहां पर भारत ने काउंटर एक्शन में ज़बरदस्त रिटेलिएशन किया था और उसके बाद उन सभी के जो हमने देखा कि किस तरीके का वहां पर नुकसान हुआ है। और इससे एक बात और भी कम से कम एक नई लक्ष्मण रेखा इस बात की भी खींच दी गई है कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में कोई भी ऐसा पाकिस्तानी आर्मी या एयरफोर्स या उनके आर्म फोर्सेस का कोई ऐसा इंस्टॉलेशन नहीं है जो हमसे या हमारी पहुंच से दूर हो। कैप्टन श्याम कुमार, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, चाहेंगे कि आप एक बार जरा मैप पर हमें समझाएं कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान में कितना अंदर तक ये जो नुकसान है पहुंचाया है। बिल्कुल, दर्शकों को मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी बधाई के पात्र है हमारे सशस्त्र सेनाओं के लोग। एक बेहतरीन लड़ाई जीती है उन्होंने अपने कंस्ट्रेन, रिस्ट्रेन और लिमिटेशन के साथ, मर्यादा में रहते हुए। और ये मर्यादा इसलिए जरूरी थी कि हमें एयर स्पेस वायलेशन नहीं करना था, हमें इस लाइन को क्रॉस नहीं करना था, हमें अपनी सीमा में रह के और पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को एक अच्छा सबक देना था। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो जितने भी आप बेसिस दिखा रहे हैं, जो बैटल डैमेज असेसमेंट के साथ आप हमें देख रहे हैं, ये इसलिए जरूरी है हमारे भारत के नागरिकों को जानना कि आक्रोश है कि हमने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। मैं आपको पहले कहना चाहूं कि हमने इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ा नहीं है, हमने इस अपॉर्चुनिटी में हमने कई फ्यूचरिस्टिक रियलिटीज रखी हैं जो आपको धीरे धीरे पता लगेगी। फिलहाल डैमेज की बात कर रहे हैं हमारे अंकित, तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लेके और आगे तक जितनी भी हमने कोशिश की इसको आगे ले जाने की, उसमें हमें पहले तो हम पीओजे में अटैक करते थे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा इस तरफ आ जाए, क्योंकि ना वहां पे दर्शक आपका चेहरा भी देख पाएंगे और पाकिस्तान का जो पूरा जो मैप है वो भी आराम से देखा जा सकेगा उसमें। तो जरा उसको भी हम एक बार दिखाते हैं और ये दोबारा से आपको ये असेसमेंट करके बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान का जो एरिया है, जो पाकिस्तान में जो जितना भी जो इलाका है उसको जो किस तरीके का नुकसान जो है वो पहुंचाया गया है। बिल्कुल 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 जी। देखिए ये जो इलाका है, हम देख रहे हैं बॉर्डर यहां पे, तो 20 से 30 किलोमीटर जो है, 15 से 20 किलोमीटर के लॉन्चिंग पैड्स जो उनके ड्रोन के हैं, उसको तो हमारे सेना ने पहले ही डिस्ट्रॉय किया था। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये हमारा रावलपिंडी है और यहां पे जो आप देख रहे हो पीओजे का स्काडू का एयरफोर्स बेस जो है, और इसके साथ साथ यहां तक आप नीचे तक देख रहे हो जो अरबियन सी का एरिया है। तो पहले हम पीओजे के पर अटैक करते थे, हमने स्ट्राइक किया था बालाकोट और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया हमने, ये सारी चीजें हमने लिमिट किया हुआ था। अब उनकी पूरी पंजाब का जो प्रांत है, इसमें जितने भी इनके एयरबेस हैं, इसको सबको करीब करीब हमने तबाह कर दिया। हमें मिला क्या? हमें मिला उनके कमांड सेंटर्स को ध्वस्त करना, उनके बड़े एयरक्राफ्ट को ध्वस्त करना। जैसे रहीम न्यूर खान जो बेस है उनका, जो उनका रावलपिंडी के पास 10 किलोमीटर से नजदीक है, इसमें उनके जो सेंटर्स थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हुआ, IL-78 जो एयर टू एयर रिफ्यूलर हुआ, या उनके जो एयरक्राफ्ट ड्रोन लॉन्चिंग पैड्स है उनका कमांड कंट्रोल सेंटर हुआ, रडार सेंटर्स हुए, इनके एयरक्राफ्ट हुए, रनवे को डिस्ट्रॉय करना, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करना, ये सब ऐसे था कि अब उनके जहाज उड़ ही नहीं सकते जमीन से बाहर। जब वो उड़ नहीं सकते तो फिर उनको अटैक करने का चॉइस ही नहीं मिलेगा। तो एक तरह से जमीन पे ही हमने उनका दांत निकाल दिया और वो सांप जो है अब काटने लायक ही नहीं रह गया। तो ये हिसाब से हमने उनको यहां पे डैमेज किया और उस डैमेज से भारत को बहुत फायदा हुआ। थोड़े एक एक करके कुछ सवाल आपसे ले लेता हूं और उसको थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। ये रहीम यार खान एयरबेस की कुछ फुटेज थी, जरा एक बार दोबारा चलाते हैं वो फुटेज। ये पाकिस्तान में शूट करी गई फुटेज है।
ये जो रनवे की बात हो रही है, इस रनवे को किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है। और आपको ये भी बता दें, ये जो क्रेटर आप देख रहे हैं, ये भारत के काउंटर एक्शन में जब ये रहीम यार खान जो उनका और बहुत महत्वपूर्ण एयरबेस है, इसमें जब हमला किया गया है और यहां पर कम से कम इस रनवे को अभी पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह भी समझने की है कि जिस तरीके से भारत ने जो अपनी काउंटर स्ट्राइक्स करी, कुल मिला के 11 पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, बैटरीज हैं और साथ ही साथ जो एयर बेसेस हैं, उन सबको अगर मिलाकर देखा जाए तो 11 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर प्यूनिटिव स्ट्राइक्स, जिसको कहा जाता है पनिशमेंट की स्ट्राइक्स जो कहा जाता है, दंडात्मक कार्रवाई जो करी गई, उसमें इससे ज्यादा नुकसान किया जा सकता था। लेकिन यह सिर्फ बताने के लिए था कि अगर आप एस्केलेशन लैडर पर एक और कदम बढ़ाएंगे तो यह सिर्फ पहुंच दिखाने का है, यह सिर्फ बताने का है कि आपके पूरे मैप जरा एक बार लेकर आते हैं पाकिस्तान का और उसमें जरा दिखाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में कितना अंदर तक यह एक्शन ले। जैसे हमें कैप्टन साहब बता रहे थे कि पहले पाकिस्तान, और इस बार की जो उनकी तैयारी भी दिखाई पड़ी, वो तैयारी दिखाई पड़ी थी पीओजेके में, किस तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में उन्होंने जो लैंड ट्रूप्स हैं, अपनी आर्मी है, उसको मूव किया, मोबिलाइजेशन सारी यहां पर रखी। जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल आप देख रहे हैं, ये पूरा जो 3000 किलोमीटर से ऊपर का जो बॉर्डर है, पूरा जो वेस्टर्न फ्रंट है जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक का, ये सारा पाकिस्तान ने एक्टिव करने की कोशिश की, लाइन ऑफ कंट्रोल, और साथ ही साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर आर्टिलरी शेलिंग हुई। उसके जवाब में जिस तरीके से हमने देखा कि जो पहले बालाकोट और उरी के जो हुए थे, उसके बाद जो ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी, वो सब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में यहां पर की गई थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे पाकिस्तान का, और ये बार बार कहा जाता है पाकिस्तान की जो आर्मी है, सिविलियन गवर्नमेंट है, उसका जो सबसे ज्यादा ताकत जो है वो पंजाब से आती है, यानी कि पाकिस्तान का जो दिल है वो पंजाब प्रांत है। वहां पर अगर हम बात करें तो चाहे लाहौर हो, इस्लामाबाद के पास जो एयरबेसेस हो, और उन सब पर इस तरीके से जो भारत ने, चलिए एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, लगातार ये बात हो रही थी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का इंतजार था। अब ये बड़ी खबर आ रही है, आज रात को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम अपना संबोधन करेंगे। इस पूरी क्राइसिस में, इस पूरे पाकिस्तान के साथ जो हमने पहले काउंटर रिएक्शन रहा, हमारा ऑपरेशन रहा टेररिस्ट उनके बेसिस के खिलाफ, फिर उसके बाद जो 48 घंटे का एक जबरदस्त टेंशन भरा वॉर लाइक जिसको कहते हैं, यानी कि युद्ध जैसा जो माहौल बना रहा, उसमें अभी तक प्रधानमंत्री जिस तरीके से पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे, बार बार मीटिंग्स हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी तक देश को संबोधित नहीं किया था। अब ऑपरेशन खत्म होने के बाद और इस सीजफायर अंडरस्टैंडिंग के बाद, इसे सीजफायर अग्रीमेंट कहना शायद जल्दबाजी होगी, जो सीजफायर अंडरस्टैंडिंग है, और उसमें आज एक बड़ा पड़ाव होगा जब दोनों डीजीएमओ आपस में बात करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रात 8 बजे संबोधन होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम अपना संबोधन करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से इस संकट के समय में देश की तैयारी थी और हमारी सेनाओं ने इस पूरे ऑपरेशन को कितनी बखूबी अंजाम दिया। चलिए, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होना है। जरूरी होगा, क्योंकि लगातार ये बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश जरूर सुनना चाहेगा कि किस तरीके से हमने इस पूरे ऑपरेशन की तैयारी की, कैसे पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश, और आपको ये भी बता दें कि पूरा, चाहे वो विपक्ष हो चाहे देश के नागरिक हो, एक आम सहमति, एक पूरा यूनानिमिटी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, देश के अंदर दिखाई पड़ी। पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान को ना सिर्फ दंडात्मक कार्रवाई करने की, बल्कि जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है पाकिस्तान से, उसको पूरी तरीके से बदल गया है। एक नई लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है कि पाकिस्तान अगर उसको अगली बार लांघने की सोचता भी है तो उसके ऊपर किस तरीके की दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यह भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से बखूबी प्रदर्शित किया है। कई तस्वीरें और वीडियोस आपने देखे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी, सेनाओं को खुला हाथ दिया गया, लेकिन उसके बाद भी स्थिति का जायजा लगातार प्रधानमंत्री लेते रहे। और अब उसके सीज फायर का जो अग्रीमेंट हुआ है, जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, अग्रीमेंट का कहना ठीक नहीं होगा, जो दोनों देशों के बीच में कम से कम एक अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे
देश के नाम संबोधन करेंगे। हमने लगातार देखा, इसमें भी एक रणनीति में बदलाव देखा, जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हर दूसरे तीसरे घंटे में देश को संबोधित कर रहे थे। शायद उतावलापन था इस बात को समझने का, समझाने का कि लोगों तक सच्चाई ना पहुंचे। और अब सीज फायर के अग्रीमेंट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 बजे संबोधन होगा। विकास भदौरिया मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, महत्वपूर्ण संबोधन होगा ये आज 8 बजे। लगातार ये बात लोग सोच भी रहे थे, बातचीत भी हो रही थी कि प्रधानमंत्री देश से बात कब करेंगे। सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री का पहला संबोधन। या बिल्कुल, और सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के बाद ही नहीं बल्कि भारत पाकिस्तान के बीच जब से तनाव हुआ और सीमा के बाहर और भीतर जो है जिस तरह से युद्ध जैसे हालात थे, उसके बाद ये पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो डीजीएमओ लेवल की बातचीत है और जो सीज फायर को लेकर जो टर्म और कंडीशंस तय होनी है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको संबोधित करने जा रहे हैं। शाम को 6 बजे के आसपास लगता है कि जो सीज फायर को लेकर टर्म एंड कंडीशंस है वो तय हो जाएंगी और देश को उस समय प्रधानमंत्री इस पूरे हालात के बारे में बताएंगे। देश जानना भी चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या रुख है, किस तरह से ये सीज फायर जो हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें क्या टर्म एंड कंडीशन तय हुई हैं। देखिए, ये पहले से स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद जो जो मेजर्स लिए थे उनसे वो पीछे नहीं हटने जा रहा है। मसलन सिंधु समझौता जो स्थगित किया गया था वो बरकरार रहेगा। पानी को लेकर जो पाकिस्तान को सूचना नहीं दी जाएगी वो बरकरार रहेगा। युद्ध के हालात माने जाएंगे अगर कोई भी ऐसा एक्ट ऑफ टेरर होता है, कोई भी आतंकी हरकत पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी प्रशिक्षित आतंकियों की तरफ से, आईएसआई प्रशिक्षित आतंकियों की तरफ से या पाकिस्तान स्थित किसी भी आतंकी संगठन की तरफ से भारत के खिलाफ अगर कोई भी आतंकी हरकत की जाती है तो उसको युद्ध माना जाएगा। ये भी पहले से तय हो चुका है। अब नए कौन से टर्म्स एंड कंडीशन जुड़े हैं ये भी जानना दिलचस्प होगा और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन को लंबे समय से, जैसा कि आपने कहा, इंतजार किया जा रहा था। सीज फायर होने के बाद से देखिए पाकिस्तान इसको वहां के प्रधानमंत्री स्वीकार कर चुके हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसका ऐलान किया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की जो चुप्पी है, जो मौन है, वो नहीं टूटा है। वो आज रात को 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में टूटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस पूरी खबर के साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार अब 8 बजे आज देश को संबोधित करेंगे, बताएंगे कि क्या क्योंकि ये जो डिसीजन था पाकिस्तान के ऊपर प्यूनिटिव स्ट्राइक्स का और उसके बाद जिस तरीके की स्थिति बनी, युद्ध जैसा जो माहौल बना, वो एक पॉलिटिकल लीडरशिप का डिसीजन है। आर्मी उसको सिर्फ कार्यान्वित करती है और आर्मी ने अपने मिशन को बखूबी निभाया है। तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8 बजे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से बातचीत करेंगे। कैप्टन शान कुमार को एक बार दोबारा से बुलाते हैं और उसके बाद हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा भी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और मेजर जनरल राजन कोचर रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस पूरे मिशन में और इससे निकल करके आया है। क्योंकि जो एक बार बार बात हो रही है रेड लाइन को ड्रॉ करने की, एक नई लक्ष्मण रेखा खींचने की, उसको किस तरीके से उस पर समझ में क्या क्या आया, भारत के लिए इससे सीख क्या है जो आने वाले ऑपरेशंस में भारत को और भी, भारतीय सेना को और भी ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ जो मारक क्षमता है उनकी, उसको और बेहतर बना सकती है। चलिए कुछ तस्वीरें जरा सबसे पहले आपको दिखाते हैं और उसके जरिए, जिसको बिफोर आफ्टर कहते हैं, यानी कि कैसे चीजों में बदलाव हुआ, स्थिति में कैसे बदलाव हुआ। ये जकोबाबाद का पाकिस्तान का एयरबेस है या उनकी यहाँ पर कहा जाए एक, ये जो आप मिलिट्री स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमले से पहले की सैटेलाइट तस्वीर है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भारत के हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीर है, यानी कि दोनों में आपको एक जबरदस्त डिफरेंस जरूर दिखाई पड़ता है। कैप्टन साहब, ये चाहे पाकिस्तान कुछ भी क्लेम करता रहे, लेकिन साक्ष्य जो हैं वो दुनिया के सामने हैं, और ये क्या दर्शाती हैं दोनों तस्वीरें? देखिए, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये जैसे देखेगा हमले के बाद ये चकलाला जैसे बेस है, तो ये इनका स्ट्रैटेजिक बेस है और कमांड कंट्रोल सेंटर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी ये क्लियर लग रहा है जो इनकी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रही है। और आप इसमें देखेंगे तो ये काला काला धब्बा जो देख रहे हैं आप, जहां तहां डैमेजेस का, ये आप देख रहे हैं ये काला हो चुका है। तो वो बिल्डिंग जो है या स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। तो ये दिखाता है कि इसके पहले का जो स्ट्रक्चर था, पेरीमीटर्स दिख रहे हैं, सारी चीजें आप दिख रहे हैं और आपको ये बिल्डिंग्स दिख रही है, वो यहाँ पे
जाके वो काला धब्बा हो गया। देखिए यहाँ पे काला पूरा हो चुका है, यहाँ देखिए डैमेज हो चुका है, यहाँ पे पूरा काला हो चुका है। तो ये जो कई सेंटर्स कई जगह उन्होंने रनवे पे मारा है, उन्होंने कमांड सेंटर्स पे मारा है, उन्होंने हैंगर पे मारा है। ये जो है ये है शहबाज एयरबेस जकोबाबाद का। इसको अगर आप देखें, ये बिल्कुल क्लियर इमेजरी है वहां की। ये हमले से पहले किस तरीके से ये बिल्कुल सिमिलर हैंगर जो है, और ये हमले के बाद ये हैंगर किस तरीके से बिल्कुल निस्तनाबूद हो गया है, ये दिखाई पड़ रहा है इसमें। देखिए इनके पास ये अटैक हेलीकॉप्टर्स, देखिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स हैं, इनके फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। एटीसी टावर का 180 फीट का सी लेवल से ऊंचाई दिखाई जा रही है जकोबाबाद की। शायद ये जो सिमुलेटेड पिक्चर है, और अगर ये एक्चुअल पिक्चर है तो देखिए इनका हैंगर जो है इसके परकच्चे उड़ गए हैं, इसमें एयरक्राफ्ट होंगे और वो एयरक्राफ्ट डैमेज, अगर एक स्प्लिंटर भी लग जाए तो फिर एयरक्राफ्ट वो टेक ऑफ करने लायक नहीं रहता। तो जमीन पर रहते हुए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके जमीन पर ही उनको एम्प्टी कर दिया गया, मतलब उनके दांत जो है खत्म कर दिए गए, तो अब उड़ ही नहीं सकते, तो हमारे एयर स्पेस की बात कर ही नहीं सकते किसी भी तरह से। चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जरा इसको चेंज करते हैं और आपको दिखाते हैं रहीम यार खान जो पाकिस्तान का एयरबेस है, और ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक और इंपॉर्टेंट एयरबेस पाकिस्तान का है। अगर ये बात करें तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान की सेना के बिल्कुल हेडक्वार्टर्स के पास ये जो ये हमला है, ये वहां पर हमला है। इसमें भी अगर आप देखें तो ये पहले का उनका ये एयर स्ट्रिप है, जिसमें एक एरिया जो दिखाया जा रहा है वो किस तरीके से उसका नुकसान हुआ है। ये देखिए, ये लाल वाला जो आप देख रहे हैं, ये आपको दिखा रहा है किस तरीके से नुकसान हुआ है, और साथ ही साथ और भी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल नुकसान भी इन तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है। एयर स्ट्रिप पर हमला, और खासतौर से रहीम यार खान जो एयर बेस है, उस पर अगर ये हमले की हम बात करें तो ये पाकिस्तान के लिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, मॉरली भी एक डेविस्टेटिंग ब्लो था। बिल्कुल, कमांड कंट्रोल सेंटर था इनका। C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो इनका स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट है। दूसरा इनका एयर टू एयर रिफ्यूलर जो फोर्स मल्टीप्लायर है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट को हवा में फ्यूल देता है, IL-78 वहां यहां पे था। इनके जो ISI का और इनके जो VIP मूवमेंट्स का स्क्वाड्रन जो है, जो सारे VIPs को ट्रेवल कराता है, वो यहां पे था, अवस्थित था। रेडार सेंटर्स भी इनके गए, इनके एयरक्राफ्ट भी गए होंगे, और इसके साथ साथ देखिए उनके लॉजिस्टिक सेटअप जो है, पूरा लॉजिस्टिक सेटअप वहां से था। एक तरह से कहिए इतने नजदीक, रावलपिंडी से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर अवस्थित है ये। चकलाला पुराना नाम था इसका, और ये जो बेस है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और एक तरह से उनकी कमर तोड़ दी हमने, मोरल, जैसे आपने कहा, मोरल डाउन कर दिया। उनको लगा कि यहां तक अगर दुश्मन की सेना पहुंच सकती है, वो भी अपने एयर स्पेस। ये एक रडार सिस्टम की बात इस वक्त हो रही है। रडार सिस्टम आपको दिखा रहे हैं आरिफ वाला पाकिस्तान में। ये उसके हमले से पहले की तस्वीरें हैं, जो लाल गोले में आपको दिखाई पड़ रही हैं स्क्वायर में। ये बिल्कुल देखें तो गोल आपको रडार सिस्टम भी दिखाई पड़ेगा, और ढांचा पूरी तरीके से दिखाई पड़ रहा है। और हमले के बाद ये जो ब्लैक स्पॉट्स है, जैसे आप बता रहे थे, पूरी तरीके से रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस, सबसे पहले हमें अगर मारना हो दुश्मन को, और हमें अगर सॉफ्टनिंग द बीच करना होता है, कहते हैं हम सॉफ्टनिंग द टारगेट कहते हैं, तो सॉफ्ट किया हमने टारगेट को। कहने का मतलब अगर हमारे एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना था तो रडार बहुत ही खतरनाक था, ये हमें पकड़ लेता। हमने पहले रडार को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके सेंटर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ड्रोन का जो ऑपरेशन था, ड्रोन जहां से कंट्रोल होते हैं, वो था वो बेस आपने जो दिखाया था, चकलाला पुराना जो नाम था, वहां से भी वो भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सुकुगर का पाकिस्तान का एक और एक बेस है, जिसमें सीधा बिल्कुल आपको दिखाई पड़ेगा। दोनों तस्वीरों को अगर आप देखें कि किस तरीके का नुकसान जो है, वो स्ट्रक्चरल डैमेज जो है वो पाकिस्तान को पहुंचाया गया। ये सारे पाकिस्तान के, जिसको कहते हैं हार्टलैंड, यानी कि पाकिस्तान के अंदर है, ये POJK में नहीं है। और वहां पर हमला करके बिल्कुल एक सख्त मैसेज दिया गया कि हमारी पहुंच जो है वो कहीं तक भी है। अगर एस्केलेशन लैडर बढ़ता रहेगा तो पाकिस्तान को खामियाजा और नुकसान और ज्यादा पाकिस्तान को इसमें झेलना पड़ेगा। ब्रीफिंग रूम में बैठे पायलट्स, ये एयर स्ट्रिप का है, देखिए यहां पे ये पार्किंग होती है जहाज की, आप इंटरसेक्शन देख रहे हो, पूरा का पूरा ये ध्वस्त हो गया। ब्रीफिंग रूम में बैठा हुआ हर पायलट अपने कमांडिंग ऑफिसर से पूछ रहा होगा, सर मेरे टारगेट इतने छोटे क्यों हैं, कम क्यों हैं, मुझे आगे क्यों नहीं जाने देते। लेकिन उसके कमांडर ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर नहीं दिए हैं, खुली छूट एक्चुअली नहीं दी थी हमने उनको, अब मिल गई है। अब जो हमने जो एक्ट ऑफ वार माना है, जो टेरर को, अब की बार जब हमारा वो ब्रीफिंग रूम से पायलट निकलेगा तो उसका ट्रिगर टाइट नहीं रहेगा, ट्रिगर फ्री रहेगा। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, हमारे देशवासियों को मिली है, ये हमारी और भी बड़ी जीत है। तो कुल मिलाकर ये आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये अगर देखें तो पसरूर पाकिस्तान में ये एक और लगता है रेडार सिस्टम है, क्योंकि ये दिखाई पड़ रहा है हमले से पहले का, और ये हमले के बाद की आप तस्वीर देखें तो डैमेज भी इसमें आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये एक और रेडार सिस्टम है, यानी कि एयर डिफेंस, किसी भी तरीके के हमारे जहाज को, अगर हमारा इसके बाद अगर हम पाकिस्तान एयर स्पेस के अंदर दाखिल भी होते और कोई अगर एक्शन लेते
तो उसके बाद इनके पास बहुत मुश्किल होता हमारे जहाज को पकड़ना या रोकना। सॉफ्ट कर लिया हमने अपना टारगेट, हमने एयर सॉपरेटिव गेन कर लिया। अब हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट को कोई सर्च नहीं कर पाएगा, उनको अटैक नहीं कर पाएगा। तो कई सारी चीजें हमने यहां पे हासिल की। ये सरगोदा की तस्वीरें आ रही हैं। सरगोदा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान का आर्मी इंस्टॉलेशन है। 2 एरियाज आपको वहां पर दिखाई पड़ रहे होंगे, एरिया 1, एरिया 2, और दोनों हमले के बाद की जो सैटेलाइट इमेजरी है उसमें बिल्कुल फ्लैटेंड जो है, बिल्कुल ध्वस्त दिखाई पड़ रहे हैं। बच्चा बच्चा जानता है आज फोर्स, स्काई फोर्स मूवी जो अक्षय कुमार की बनी है, इसी फेमस इनफेमस सरगोदा बेस पे सेवर जेट्स को हमारे 1965 में हमारे पायलट ने उड़ाया था। वो बच्चा बच्चा देख रहा है, यही वो बेस है जहां से अपने को गुमान महसूस करते। बहुत दूर है, डीपर स्ट्राइक थी, उस समय भी बहुत मुश्किल हुई थी हमारे को, और अभी भी हुई, लेकिन हमने किया बिना एयर स्पेस को क्रॉस किए हुए। ये भी बड़े काबिलियत की बात है। ये बहावलपुर पाकिस्तान की तस्वीरें आ रही हैं। बहावलपुर सबसे ज्यादा जाना चाहता है आतंकवाद के सरगना जो एलईटी है उसके हेडक्वार्टर्स के तौर पर, और इसको किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है उसकी तस्वीरें हैं। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से इसको मार्क करा गया है और लॉक करके, और ये पूरा और इसकी तो तस्वीरें इंटरनेशनल मीडिया में भी सामने आ रही हैं कि किस तरीके से बहावलपुर में जो पूरा आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तबाह कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि ये सबूत है हमारे लिए। हम यूनाइटेड नेशंस में इनको ले जाएंगे। हमने कई बार एफआईआर लॉन्च किया, हम कई दिनों से विक्टिम रहे हैं, अब हम जज की स्थिति में आ गए हैं। अब हम प्यूनिटिव मेजर्स खुद ले रहे हैं क्योंकि हमने विश्व का विश्वास जीता है आतंकवाद के खिलाफ। कुछ और तस्वीरें बहावलपुर की हैं जहां पर आप दोनों तस्वीरों को अगर देखेंगे तो वहां पे आपको क्लियर डिफरेंस जो है वो दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से दोनों ये जो पॉइंट्स हैं इस पर आपको जो डिस्ट्रक्शन है वो दिखाई पड़ रहा है। अब ये जरा कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सामने आई है। एक जो हमने हमले की तस्वीरें दिखाई, और मैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा को इस पर लेकर आना चाहूंगा। सर, जो हमने हमले की कुछ तस्वीरें दिखाई हैं, हमले की जो तस्वीरें हैं उसकी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में हमला एक चीज ये बताता है कि कैसे हमने पाकिस्तान के अंदर इतनी आसानी से उनके डिफेंसेस को मार दी और उसके बाद हम अंदर घुसकर उन पर हमला कर पाए। वहीं ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ड्रोन्स की और जो एयर टू एयर मिसाइल हैं उसको हमारी एयर डिफेंसेस ने कितना बखूबी निष्क्रिय कर दिया, भारत के अंदर कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो ये 2 चीजें दिखा रहे हैं कि हमारी जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो किस तरीके से सिक्योर्ड हैं। हमारे जो पूरा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्होंने बखूबी काम किया, जबकि पाकिस्तान को अपने सिस्टम्स को जांचने का जो मौका मिला था उसमें उन्हें विफलता हासिल हुई है। इससे पहले कि मैं तवज्जो करूं इस पे, ये बताना चाहता हूं कि सिंदूर अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। सिर्फ जैसे कि बताया है, एक करेक्शन देना चाहता हूं कि सिर्फ स्टॉपेज ऑफ फायर हुआ है, कोई सीज फायर नहीं हुआ है, स्टॉपेज ऑफ फायर हुआ है। और ये आदेश दिए गए हैं कि लैंड, सी और एयर में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होंगे। डिप्लोमेटिक स्फीयर या इकोनॉमिक स्फीयर में अभी सब जैसे पहले था, ऑपरेशन सिंदूर में चल रहा है। तो इसमें यह मत समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, अभी पिक्चर बाकी है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, जो आपको दिखाई पड़ रहा है, सबसे पहले जो दाहिने साइड दिख रही है आपको, ये चाइना की JF-16 की मिसाइल है। और जैसे कि मैं आपके चैनल में देख रहा था, ठीक बात नहीं है कहने की, बट फिर भी कह रहा हूँ कि ये हवा में ही फुस हो गई। तो ये बहुत आउटडेटेड, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी की मिसाइल है। ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी की मिसाइल है। थोड़ा मैं आप लोगों को, दर्शकों को एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूं। सर, एक सेकंड में आपको वहां रोक रहा हूं, आप बताइएगा जरूर, लेकिन ये कुछ और तस्वीरें जरा आपको दिखा दें। ये जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस की बात हो रही है, अनमैन ड्रोन्स की जो बात हो रही थी, सिस्टम्स को जो भारत ने डिस्ट्रॉय किया, इसकी कई सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, सर आप बता रहे थे जो हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है उसने कितना बखूबी काम किया है, ये सारी तस्वीरें उसको बयान करती हैं। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो लॉइटरिंग एम्युनिशन या आजकल ये सुसाइड ड्रोन या कामाकाजी ड्रोन या फिर कॉम्बैट ड्रोन्स क्या होते हैं, चारों पांचों नाम से बताया जाता है। ये कुछ नहीं, एक रॉबोट है, एक UAV है, अनआर्म्ड व्हीकल। उसके नीचे एक सेंसर लगे होते हैं और उसके नीचे 2 मिसाइल या कोई भी एम्युनिशन लगा दिया जाता है और ये ग्राउंड से कंट्रोल कर रहा होता है। जब ये टारगेट के ऊपर आता है, टारगेट के ऊपर घूमता रहता है, फिर ये टारगेट को आइडेंटिफाई करता है और सही समय पे ये खुद ही सुसाइड की तरह, कामाकाजी की तरह
जो टारगेट है उस पर क्रैश हो जाता है, क्रैश होने से उसका एक्सप्लोजिव अपना काम स्टार्ट कर देता है और टारगेट को बर्बाद कर देता है। अब मैं आता हूं एयर डिफेंस सिस्टम पे। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये पहली बारी ऐसा मौका है जी पूरी ऑपरेशंस में जहां एक इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम का डिस्प्ले किया गया है। इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के जॉइंट ऑपरेशन में सारे जितने एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको इकट्ठा किया गया है और ये मल्टी लेयर है, मल्टी डायमेंशनल है। मतलब ये यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर से लेके हमारे एयर बेसिस तक डिफेंस इंस्टॉलेशन को सब करा जाता है। बिल्कुल। एयर डिफेंस सिस्टम में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहला है रडार सिस्टम, 24/7 365 डेज, चाहे पीस है या वॉर है, अभी ऑपरेशन भी चल रहा है, ये पूरे रडार सिस्टम जी पूरे बॉर्डर को सब वो सर्वेलेंस कर रहे होते हैं। बिल्कुल। ये और हमने देखा इसी वजह से इतना इंपॉर्टेंट था जो हमारे स्ट्राइक्स भी हुए उसमें पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स और रडार सिस्टम्स को कैसे हमने डिस्ट्रॉय किया। मेजर जनरल राजन कोचर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि मुझे याद है कि जब अजरबैजान और आर्मीनिया के युद्ध हुआ था तो जो एडवांटेज था, अगर बात करें तो जो एडवांटेज मिला था अजरबैजान को टर्की के जो ड्रोन्स थे उनके कारण। तो टर्की के ड्रोन्स के कारण एक बड़ा अपर हैंड जो वहां पर अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई में अजरबैजान को मिला था, उससे लेकर टर्की के ड्रोन्स का एक विश्व के अंदर एक बड़ा मार्केट बना था, एक डर का माहौल बना था। पाकिस्तान ने उन्हीं टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और जिस तरीके से हमने उन्हें बर्बाद किया है, कम से कम उसका जो डर है मार्केट में, दुनिया में, उसका डर जरूर निकाल दिया गया है। बहुत अच्छा सवाल है अंकित। देखिए, पाकिस्तान ने अपने आप को तैयार किया था एक ड्रोन वॉरफेयर के लिए, और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं आज की डेट में पाकिस्तान के पास 1 लाख ड्रोन्स है। और ये टर्की से जो आए हुए हैं बेरख्तर TB2 ड्रोन और अकिंसी ड्रोन और कामकाजी ड्रोन्स, और चाइना ने भी इनको सप्लाई किए हुए हैं। और 2 साल पहले पाकिस्तान ने अपनी ड्रोन ब्रिगेड बनाई थी। तो हम ये एक्चुअली देख रहे हैं पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। चाइना और पाकिस्तान में इसमें मिली भगत रही है। और जो ड्रोन्स 3 दिन हमने ये देखा पाकिस्तान ने ड्रोन इस्तेमाल की। अब इसको देखिए ये कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बना के लेके आए थे और कैसे हमने इनकी स्ट्रेटेजी को नाकाम किया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले दिन पाकिस्तान ने तकरीबन 400 ड्रोन अपने फ्लाई किए और काफी स्वॉर्म ड्रोन्स। एक कॉन्सेप्ट है कि 50 के ग्रुप में, 60 के ग्रुप में आप इकट्ठे अपना ड्रोन्स को लॉन्च करते हैं। और जो ये आपका जो ड्रोन मुरीद एक जगह जहाँ पे इनका ड्रोन का बेस है, इसको वहां से तो इनकी इसको लॉन्चिंग होती है, वो बहुत ही फॉरवर्ड एरिया में है। अच्छा, दूसरा, जब ये ड्रोन्स आए थे इनमें एमुनिशन नहीं था। इनका बेसिक एम था कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करना और उसको एक्टिवेट करना। वो हमने किया और हमने टेस्ट किया। और एक खास बात यहाँ पे है, हमने इन ड्रोन्स को अपने इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का जो एयर डिफेंस का कोऑर्डिनेशन होता है, हमने इनको अपने लो इंटेंसिटी हथियारों से इनको फायर किया। हमने मिसाइल्स नहीं इस्तेमाल की। पाकिस्तान समझता था कि भारत शायद अपनी मिसाइल इस्तेमाल करेगा, क्योंकि एक ड्रोन इनका $1000 का ही है और हमारी जो मिसाइल होती है वो इसको 15,000 से $20,000 की एक मिसाइल होती। तो हमने जो इनका जो पहला जो मकसद था वो नाकाम हुआ। सेकेंड डे में इन लोगों ने क्या किया जी, अपने ड्रोन भेजे एमुनिशन के साथ, और उसमें लिमिटेड क्वांटिटी वाला एमुनिशन था। वो इतने सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स नहीं थे, ये इसको बेरख्तर ड्रोन नहीं थे, अकेंसी ड्रोन नहीं थे। वो इन ड्रोन्स को बाद में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, उसको भी हमने नाकाम किया। और जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था वो इतना आपका मजबूत। अल्टीमेट एनालिसिस ये रहा इसका पूरे एक्सरसाइज का कि जो भी इनका ड्रोन्स का एक स्ट्रेटेजी थी कि भारत को एक एट्रिशन वॉरफेयर में बिजी करें, एक लो कॉस्ट ऑप्शन दे के बिजी करें, वो इनका फेल हुआ। और जो
हमारी मास्टर स्ट्रोक है, मैं इसको एंड करना चाहता हूं अपना, इसमें जो हमारी मास्टर स्ट्रोक थी वो थी हमने इनके एयर बेसिस को टारगेट किया। अब देखिए पाकिस्तान बिल्कुल सर। के पास 13 इसको ऑपरेशनल एयर बेसिस है टोटल। जी, और सबसे जरूरी बात इसमें अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान का हर बड़ा शहर, और अब कराची में भी जो एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है उसको भी टारगेट किया गया। पाकिस्तान का हर बड़ा शहर, चाहे इस्लामाबाद हो, कराची हो, चाहे सियालकोट हो, रावलपिंडी, कोई भी पाकिस्तान का बड़ा शहर ऐसा नहीं है जहां पर भारत ने कम से कम ये मैसेज ना दिया हो कि वो हमारी पहुंच के बिल्कुल अंदर है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक इसके जो भारत पाकिस्तान में जिस तरीके का टेंशन रहा, उससे एक दूसरी चीज जो देखने को आज मिली, जो भारतीय शेयर बाजार है उसमें आज तूफानी तेजी दिखाई पड़ी। सेंसेक्स 2950 अंक उछलकर 82,405 अंकों पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 913 अंकों की उछाल के साथ 24,921 पर बंद हुआ। पिछले 11 महीने में शेयर बाजार का ये सबसे बड़ा उछाल है, यानी कि शेयर मार्केट जिसको कहते हैं सेंटिमेंट पे चलता है। अगर सेंटिमेंट की बात करें तो जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, अंडरस्टैंडिंग जो हुई है, उसके बाद से कहीं ना कहीं मार्केट्स का भी भारत का सुरक्षा की तरफ एक बड़ा थम्स अप जो है वो दिखाई पड़ रहा है। भारत की जिस तरीके से आर्म फोर्सेस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, एक सेंटिमेंट जरूर है कि भारत के जो बॉर्डर्स हैं, भारत जो एक देश के तौर पर मजबूत और सुरक्षित देश है, और उसी सेंटिमेंट को आज हम देख रहे हैं कि वो शेयर बाजार में किस तरीके से बिजनेस में तब्दील होता दिखाई पड़ा। तो शेयर बाजार में जो तूफानी तेजी आई है उसके 5 अहम कारण क्या हैं, जरा वो भी आपको बता देते हैं। भारत पाकिस्तान में सीज फायर का अंडरस्टैंडिंग जो हुआ है, नंबर 1। वहीं अगर दूसरी बात करें तो अमेरिका और चीन के बीच में टैरिफ का समझौता भी इस सेंटिमेंट को ड्राइव कर रहा है। दुनिया के शेयर बाजारों में तेजी दिख रही है, उसका भी सपोर्ट मिल रहा है। आईटी शेयर्स में जोरदार उछाल दिखाई पड़ रहा है। और अगर आप बात करें तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स पर जो भारत में जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स में गिरावट भी अब इस सीज फायर के बाद दिखाई पड़ रही है। रवि सिंह मार्केट एक्सपर्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट जैसे कि मैं कह रहा था सेंटिमेंट्स पे चलता है, और कहीं ना कहीं जो अनसर्टिनिटी थी पिछले कुछ दिनों की टेंशन्स के बाद, वो अब कम से कम पूरी तरीके से धूमिल होती दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल अंकित जी, आपने सही कहा। और इनफैक्ट आपने जो रीजन बताया, अगर उनको देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा रीजन रहा, जिसे आप देखते हैं तो एफआईआईज का। क्योंकि सिर्फ हमें ही कॉन्फिडेंस नहीं आया, एफआईआईज को भी कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पर भारतीय बाजारों पे जताया, और उन्होंने जमकर आज खरीदारी करी, और इसीलिए आज भारतीय बाजार अपने रिकॉर्ड हाई पर यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए, चाहे क्रॉस द सेक्टर, चाहे वो बैंकिंग, ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा, आईटी, इन सभी सेक्टर्स में देखें तो आज एक जबरदस्त तेजी यहां पर इसीलिए बनती हुई नजर आई। और सेंसेक्स या निफ्टी ने अपने एक जो 4% का लेवल था उसको अचीव करते हुए नए रिकॉर्ड के साथ यहां पर बढ़ते हुए नजर आए। और आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए इस समय अगर टेंशन को देखा जाए तो जिस तरीके से टेंशन कम हुआ है, या फिर ये कहें कि विदेशी जो निवेशक है उनका भरोसा पीछे मार्केट में रहा, और उन्होंने यहाँ पर पैसे नहीं खींचे, और आज के दिन वो शायद जश्न मनाते हुए नजर आए, और इसी वजह से भारतीय बाजारों में भी वही तूफान यहाँ पर आता हुआ नजर आया। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा, जिस तरीके से ये जो क्या क्या जो हमने कारण की तो हमने बात की, लेकिन सबसे ज़्यादा किस किस सेक्टर में लोगों को या जो शेयर्स हैं उसको फ़ायदा दिखाई पड़ रहा है? देखिए सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम जाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो तेजी यहाँ पर देखने को मिली वो बैंकिंग, आईटी और मेटल काउंटर पे रही। और मेटल काउंटर पे खास तौर से इसलिए इम्पैक्ट इतना ज़्यादा अग्रेसिव देखने को मिला क्योंकि जिस हिसाब से चाइना और यूएस के बीच में टैरिफ का समझौता हुआ है, उसका एक फायदा सीधे सीधे देखने को मिल रहा है। और चूंकि भारतीय बाजारों में देखा जाए तो जो लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं, जो कि एनर्जी, एफएमसीजी या फिर खास तौर से जो पीएसयूज हैं, उनमें भी एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला और उन सेक्टर्स में एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आने वाले समय में मार्केट जल्दी 25,000 के ऊपर, और सेंसेक्स की बात की जाए तो जल्दी 85,000 के लेवल आपको छूते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए इस अहम खबर पर।